नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को एक नेता और छोड़ के चला गया, और वह क्यों गया? क्योंकि उसके पत्नी और बेटों के ऊपर ईडी ने कार्रवाई कर दिया, तो वह छोड़ के चला गया। गया कहां? बागी गुट के पास। तो क्या बागी गुट ने ईडी भेजा था? क्योंकि उसके पास जाने के बाद वह ईडी गायब हो गई, और उस शख्स ने, उस नेता ने यह बयान दिया कि डबल बेडरूम से सिंगल बेडरूम में आ गया, बेड से चारपाई पे आ गया हूं। तो सवाल यह उठता है कि ईडी भेजने वाला कौन है? बीजेपी। नेता किसका? ममता के टीएमसी का। गया कहां? ममता के बागी गुट के पास। यानी कि उसके ऊपर ईडी इसलिए भेजा गया कि आप छोड़िए और जहां हमारे समर्थक हैं वहां पे आइए, आप इकट्ठा होइए सब, फिर हमारे इशारे का इंतजार कीजिए, नहीं तो ईडी जेल में डालेगी। अब ममता बनर्जी का बयान आया। ममता बनर्जी अब कमजोर तो हो ही गई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ममता बनर्जी ने यह बयान दिया है कि मैं फिर से शुरुआत करूंगी, अब बहुत कुछ सीख मिल गई है। यानी कि ममता बनर्जी ने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि ममता बनर्जी की पार्टी का यह हर्ष होगा। यानी कि सत्ता के नशे में चूर थी और गलत नीतियों का इस्तेमाल और गलत लोगों के संगत में फंस गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जाएगा उसका हर्ष यही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का भी अगर उन्होंने कुछ कोशिश की तो यही हर्ष होगा, या उनसे नुकसान पहुंचने वाला होगा तो होगा, या उनको कुचल कर सत्ता अगर आती है कहीं तो भाजपा उनको भी कुचल देगी। क्योंकि यह इतिहास रहा भाजपा का। अब ममता बनर्जी 2029 का चुनाव उनके सामने होगा। नगर पंचायत का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। इसमें उनके प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 29 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, क्या ममता बनर्जी अपने वर्चस्व को बचा पाती हैं या वर्चस्व खत्म हो जाता है। अगर 29 में परिणाम उनके नहीं निकले तो फिर ममता बनर्जी खत्म है, और 29 में अगर यही बागी लोग चुनाव में खड़ा होने की साहस नहीं दिखा पाते हैं, और भाजपा तो इन्हें टिकट देगी नहीं, इन्हें तो टिकट देगी नहीं भाजपा, और इन्हें जनता स्वीकार करेगी नहीं। यानी कि इन बागी दलों का 2029 में राजनीतिक कैरियर खत्म है, क्योंकि जनता वोट नहीं देगी। तो क्या ममता को देगी, जो अभी 41.5% तकरीबन है ममता के पास, और उसी वोट से यह बागी गुट जीते थे। तो यह बहुत एक चुनौती है ममता बनर्जी के लिए कि अब ममता बनर्जी किस तरह से राजनीतिक समीकरण को साधेगी और कैसे वह अपने आप को इंप्रूवमेंट करेंगे। चुनौतियां बड़ी हैं ममता के सामने, और पार्टी को बचाए रखने की भी चुनौती बहुत बड़ी है। और बंगाल को विकल्प क्या मिलता है? क्या बंगाल को ममता विकल्प दे पाएंगे? यह भी एक समस्या है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी को इतना डर इंडिया गठबंधन से कि अपने डर को छिपाने के लिए इंडिया गठबंधन को तोड़ रहे हैं। लेकिन वह इंडिया गठबंधन कहां टूटा है? 240 में 26 सांसद टूटे, बाकी तो वही हैं, बस उन्होंने अलग अलग बेंच कर लिया है, लेकिन है तो खिलाफ। इस बात का डर है। अब कहा जा रहा था कि डीलिमिटेशन बिल मोदी सरकार पार्लियामेंट में लेकर के आएगी। डीलिमिटेशन इस देश के लिए भाजपा करेगी तो बड़ी घातक होने वाला है।
बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन परिसीमन आयोग बनेगा। उसमें जो खेल आसाम में इसने किया है वही खेल पूरे देश में कर दिया तो फिर वजूद खत्म होने लगेगा क्षेत्रीय दलों का। और जहां पर भाजपा होगी वहां पर कोई फिर आ नहीं पाएगा। इसी बात का डर हर किसी को है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं तो तैयार सभी पार्टियां हो जाएंगी कि सीटें बढ़ेंगी, लेकिन सीटें बढ़ेंगी तो उसका विकास कैसे होगा? क्या वह जो नेता आएंगे और एक्स्ट्रा चुन के, वह बजट है इस सरकार के पास देने का? वह चीज तो नहीं है इस सरकार के पास। जब नहीं है तो अभी तो देने में आनाकानी करती है, देती नहीं है, तो उसका कैसे भरपाई करेगी? और फिर बहुमत का आंकड़ा तो वही रेशियो रहेगा। अब सीटें 300 बढ़ेंगी, अभी 543 है तो 272 बहुमत का आंकड़ा है, तो उस वक्त भी 800 कुछ हो जाएगा तो 400 कुछ बहुमत का आंकड़ा रहेगा। लेकिन भाजपा सोच रही है कि इसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन करा दो और एक बार सरकार आ जाए, फिर अपना साध लेंगे। इतना में क्षेत्रीय दलें जो है पूरी तरह से उनका सूर्यास्त हो जाएगा और अंधेरे में डूब जाएंगे। इस बात को कांग्रेस तो समझ रही है, लेकिन बाकी फिर भी बिकने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ममता और केजरीवाल ने अगर अड़ंगा न डाला होता तो आज मोदी की सरकार न होती, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के न गए होते। लेकिन आज ममता भी खत्म हो गई और वह नीतीश कुमार भी खत्म हो रहे हैं, जो नीतीश कुमार इंडिया से निकल करके आए थे। यह स्वार्थी पार्टी है एक भारतीय जनता पार्टी, और मोदी की भाजपा से तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। भाजपा से तो आप कर सकते थे, लेकिन मोदी की भाजपा से आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत बड़ी जोर शोर का है। भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में 136 सांसद बागी रूप अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के मोदी सरकार डरी हुई है। और उस बात को पर्दे में रहे, ज्यादा हवा ना मिले, जबकि वह बात निकल चुकी है, उसे हवा न मिले बोल के इंडिया गठबंधन के टूटने की हवा बहाई जा रही है। अब दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू बेचारे क्या करें और क्या ना करें, असमंजसता में फैल गए हैं, चुप्पी सी मार लिए हैं, इशारों में चल रहे हैं, लेकिन कुछ प्लानिंग बहुत बड़ा कर रहे हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और वह प्लानिंग हो सकता है मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका हो, और भागने वालों में सबसे पहला नंबर चंद्रबाबू नायडू का हो, छोड़ के एनडीए को। 20 जुलाई से जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है, वह सेशन बहुत भयावह है। अब डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है कि सरकार लाएगी, लेकिन सरकार ने तो अभी तक इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं कही है। ना तो कोई विधेयक आया है, अभी तक ऐलान हुआ है कि हम डिलिमिटेशन लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, ये बिल लेके आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यह मीडिया से बढ़ाया जा रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसका प्रयास कर रही है और लोगों को तोड़ करके इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जब 362 के आंकड़े, 362 सांसदों के आंकड़े एकजुट हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएगा कि हां अभी यह वोट हमें मिल जाएगा, तब वह बिल लेकर के आएगी। लेकिन अभी बिल लेकर के आ रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस सरकार के सामने इस लोकसभा सत्र के अंदर चुनौतियां बड़ी हैं। वह चुनौतियां इसलिए भी बहुत बड़ी हैं क्योंकि सरकार फंस गई है। अमेरिका और ईरान का युद्ध छिड़ने के बाद मुसीबत भारत पर सबसे ज्यादा पड़ा है। शेयर मार्केट की स्थिति सही नहीं है और महंगाई काबू में नहीं आ रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि लोगों के पसीने छूटने लगे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोग घरों में बंद हैं।
इसीलिए सरकार थोड़ी सुकून की नींद सो रही है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से लगातार छात्रों से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी सरकार उनके प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रही है और ग्राउंड के परमिशन को रद्द करती जा रही है, इससे छात्रों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश फैल रहा है। अब राहुल गांधी, मोदी के डर का नाम राहुल गांधी हो गया है। इसे अब मोदी कितना रोकेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और राहुल को न रोके तो क्या प्रभाव पड़ता है। मोदी जानते हैं कि राहुल को अगर हमने जिस तरह से रोक रहे हैं उस तरह से उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अब इस देश के जननायक से बन गए हैं और लोग उनके साथ जो, वह सत्ता के डर से नहीं, सत्ता आए इसके लिए नहीं, लोकतंत्र और संविधान बचे, अब इसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ने लगे हैं। इसलिए मोदी को और आरएसएस दोनों को डर है। तो अब उन 240 सांसदों में क्या मोदी से सहमत है या नहीं है, यह वक्त बताएगा। लेकिन राम मंदिर की लूट ने मोदी को बर्बाद कर दिया है। हिंदुत्व का चोला आरएसएस और मोदी दोनों से हट गया है। अब आरएसएस को रहना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा, बचना है तो, और मोदी को रहना है तो आरएसएस को के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा। यह दोनों चीजें बड़ी चुनौतीपूर्ण हैं। आरएसएस पर कब्जा करना मोदी के बस की नहीं है और आरएसएस के प्रेशर में मोदी आने वाले नहीं है। इस बीच टकराव में क्या होगा आप दर्शक जानते हैं कि जब घर में दो भाई लड़ झगड़ ले तो तीसरा का कैसे फायदा होता है। यही राहुल गांधी की लोकप्रियता बता रही है कि आने वाला वक्त राहुल गांधी की बातें सच करने जा रहा है, सरकार गिरने जा रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।